अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, खिदमत खल्क़ और हुकूक़ुल इबाद को पेश करेंगे। तो ये मैदान में ही सीखने की चीज़ें हैं। तो इसका ये होता है कि जो पीटर ड्रकर फादर ऑफ मैनेजमेंट उसको कहते हैं कि उसका थ्योरी है कि जो लेक्चरबाजी होगी या क्लास में जो तालीम होगी उसका सिर्फ 10% ही काम में आएगा, लेकिन 70% जो है अगर आपको शख्सियत साजी करनी है, उसके अंदर जो है चेंजेस लाना है, तो सुपरविजन से होगा। आप उसको मैदान में ऑब्जर्व करेंगे, क्लासरूम में नहीं। वो कितनी अच्छी तरीके से जवाब दे देता, उसकी मेमोरी कितनी अच्छी नहीं। क्लास में अगर टीचर की हम मिसाल ले लेंगे तो क्लास में हम देखेंगे कि वो टीचर बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है। बाकी 20% जो है वो मुरब्बी का काम है। और जितने कामयाब लोग हैं वो सब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि कम से कम 3 उनके मुरब्बी हैं। तो ये जो आज़ाद रहने का जो सोच है और अपने मसाइल जाके, हम बीमार होने से डॉक्टर के पास जाते, हम जो है कुछ हमारे घर का पंखा या नल ख़राब होने से हम जो है उसके पास जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो आज जो है काउंसलिंग ये अमेरिका में सब में मशहूर भी है, मकबूल भी है, साथ ही साथ बहुत मांग वाला पेशा है। क्यों? क्योंकि सबको यही मसाइल है। वहाँ पर कोई अपनी माँ के पास जाके बैठ के रो नहीं सकता, वहाँ पर जो है कोई उसका दोस्त ऐसा नहीं होता कि जो है, वहाँ पर तो ये होगा कि 18 साल की उम्र में आपको अब छोड़ दिया गया। अब जज्बात, इंसान की ज़रूरत तो सिर्फ मादी नहीं है। अगर मादी ज़रूरत होती तो चलो उसको खाना खिला देते, लेकिन वही खाना आप किसी को बेइज्जत करके बिरयानी की पैकेट उसके ऊपर अगर फेंकेंगे तो नहीं खाएगा। क्यों? रिस्पेक्ट भी उसकी ज़रूरत है। तो मेरे क्या ज़रूरियात हैं? मोहब्बत मेरी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी मादी ज़रूरतें हैं, उसके अलावा जो ज़रूरतें हैं वो सारी चीज़ें जब तक मैं मालूम नहीं करूँगा, ये जो है ये खुद ये चीज़ें मेरी तरक्की में आड़े आएंगी। और यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी ये एक पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में तो दूसरे चीज़ें भी है, टूल्स जिसको हम कहते हैं। तभी मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब मैंने ये देखा कि इतना बड़ा काम हो रहा है तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। ये तो मैं आपको बाद में भी इसके बारे में कह सकता हूँ। चैरिटीज़ जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े, उनका इस्तेमाल किया जाए, ये एक नज़म बनाने के लिए वो बात कही जा रही है। लेकिन मेरी टॉपिक पे मैं बाकी रहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो मुसलमान हैं, हमारे लिए इंटेलिजेंस क्वोशंट और इमोशनल क्वोशंट से बढ़कर भी एक चीज़ है जिसकी वजह से सफ़ा वाले भी ये बात काम कर रहे हैं। और जो चैरिटी का जो काम है, चैरिटी की जो रकम जो जमा होती है पूरी दुनिया भर में, जो डोनेशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में होते हैं और दूसरा नंबर जो है वो पाकिस्तान में। किस वजह से? क्योंकि ये हमारे तालीमात का हिस्सा है। तो इस दर्जा जो है लोगों की हमदर्दी के लिए जिसको उभारा गया, जिस कौम को, आज वो जो नफ्स परस्त हो गई, उसको फिर वापस आप जब उसके बुनियादी ज़रूरतों में आप जब उसके अंदर ये भी दाखिल नहीं करेंगे कि इज़्ज़त नफ्स भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इस तरीके से गुलामाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तुम तो आए थे लोगों को देने के लिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अब ये सब चीज़ें जो थे उसको किस तरीके से आप उसके, ये हकीकत में ये उसकी ज़रूरत है। आप लोगों ने सब ने कहा कि मुझको सुकून हुआ, मुझको लोगों की तकलीफ़ दूर कर कर मुझको राहत मिली। ये मैं जैसे बता रहा था कि हर शोबे में यही होगा, सिर्फ चैरिटी के शोबे में नहीं। अब साइंसी मैदान में कोई कमाल करेंगे तो वहाँ पर भी यही आपको सुकून मिलेगा। बिजनेस में अल्लाह रज़ाक है, या अल्लाह मुझको भी लोगों के रिस्क फराहम करने का ज़रिया बना दे। तो किसी को भी ज़रिया बनाता है, मुझको बना दे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में हज़ार लोग होंगे, मेरे प्रोडक्ट से लोगों को फ़ायदा पहुँचा दे। आप रोज़ एक नया प्रोडक्ट ईजाद करेंगे। तो बार बार मैं जब सुन रहा था तो मुझको तो यही हो रहा था कि अगर जो है रशादी साहब मुजिद हैं तो मुजिद ऐसा होता कि वो एक पे इक्तफा नहीं करता, फिर वो कोई नई चीज़ क्रिएट करेगा, फिर नहीं।
तो वो जो निज़ाम हम जो चाह रहे थे, तो ठीक है, सब लोगों ने कहा कि ये तो बुनियाद है, अब इसके बाद ये चीज़ जब आगे बढ़ेगी तो फिर हम यहाँ से ऐसे ऐसे अफराद को भी निकालेंगे जो हर शोबे में कारनामे करेंगे इंशाल्लाह। तो ये खुद के जज्बात पर काबू रखने के लिए खुद के जज्बात क्या है वो मालूम करना ज़रूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्ड करती है, आज के कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो फार्मूला आज की मैनेजमेंट देती है वो ये है कि प्रॉफिट, पीपल और प्लैनेट। प्रॉफिट तो जाहिर बात है कि फ़ायदे के लिए ही करते हैं, नहीं तो सस्टेन अगर नहीं करेगी तो वो तो चलेगी भी नहीं। पीपल, अफराद का ख्याल, क्या वो चीज़ें हैं, कुछ बुक्स भी हैं क्योंकि इंग्लिश में है, हमारी तो बरसों से ये ख्वाहिश है कि कुछ ये सारे इंग्लिश के बुक्स जो है वो हमारी आसान उर्दू में किसी तरीके से ट्रांसलेट हो जाए। तालीमात तो हमारे, जब हम वो बुक्स पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि ये तो इस्लाम है, वो बोल रहा है। तो 3 signs of a miserable job या 5 dysfunctions of a team, ये सारी 5 dysfunctions of a team एक ऐसी किताब है जिसमें उसूल बताए गए कि एक टीम को किस तरीके से डेवलप किया जाए। बुनियादी बस उसमें जो बताता है वो है जो है ट्रस्ट का। एतमाद ही बुनियाद है एक इदारे के, एक टीम के, समझिए एक ग्रुप जो आपस में काम कर रहा है। अगर रशादी साहब के कोलीग्स अगर उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ट्रस्ट पैदा करने के लिए रशादी साहब को क्या करना चाहिए, फिर और क्या क्या आगे मसाइल आ सकते हैं, उसका किस तरीके से हल किया जाए, ये सारा मुनज़्ज़म तरीके से। इसीलिए तो उनके इदारे आज मजबूत हैं। तो एक जो इंसान की जो 2 चीज़ें मैंने बताई आपको, इमोशनल क्वेश्चन, वो उसके जज्बात का अपने बारे में मालूम होना। पहली तो इंटेलिजेंस थी, उसका ताल्लुक स्किल से है, मतलब ये कि हुनर, फन। मैं एक बहुत अच्छा फनकार टेलर तो हो सकता हूँ, लेकिन कोई जो है टेलरिंग का मैं बिजनेस करूँ ये मुश्किल है। तो इस तरीके से एक लेवल है सबसे कम लेवल कामयाबी की स्किल्स के एतबार से। ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल होते हैं। सबसे नीचे एग्जीक्यूशन, जो कारकुन होते हैं, जो काम करते हैं मैदान में, कोई भी प्रोडक्शन में है तो वो प्रोड्यूसर्स है। सेकेंड लेवल सुपरविजन का है, उनके ऊपर जो निगरानकार जो होते हैं। थर्ड लेवल मैनेजमेंट का। फोर्थ लेवल होता है लीडरशिप का, जो उनको नजरिया देती है, उनके जो मकासद होते हैं वो ट्रांसफर करती मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट सुपरविजन को, सुपरविजन जो है फिर वो कारकुनों से काम करवाते। तो कारकुनों के लिए जो है स्किल्स जो है वो अहम है। लेकिन जैसा जैसा आप ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, सिर्फ जो है फन काफी नहीं होगा ऊपर के लेवल्स के लिए। ऊपर के लेवल्स के लिए जो चीज होगी उसको लाइफ स्किल्स बोलते हैं। उसी के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज है। तो लोगों साथ में लेके चलना, प्रोसेसेस बनाना, काम बांटना आपस में, जो मैदान का आदमी है उसको उस मैदान में काम देना। तो सुपरविजन के अलग जो है जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, मैनेजमेंट के अलग होंगे, लीडरशिप के अलग होंगे। लेकिन सबको, आप सबको चौंकाने वाली बात मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे ऊपर जो लोग होंगे उनका वो स्किल आना जाना उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसको टेलरिंग आती हो, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा कपड़े का ताजिर, रेडीमेड कपड़ों का ताजिर हो सकता है। तो उसकी जो सलाहियतें हैं और उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक जो है हर लेवल पे, इसको मैं आपको और आसानी से समझाना चाहूँगा कि अगर मुझको ये लकड़ी काटना है तो मैं हाथ से तो नहीं काट सकता, तो मुझको कुछ आ रहा चाहिए, उसको बोलते हैं टूल। बड़ा बड़ा हिसाब करना है, मैं हाथ से नहीं कर सकता हूँ। कैलकुलेटर, कंप्यूटर, वो एक टूल है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना भी आना है, वो है स्किल। तो हर लेवल पे टूल्स और स्किल्स तो दिए जाएंगे हर ट्रेनिंग में आपको, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो लोग होंगे उनकी जो ट्रेनिंग होगी उनको भी टूल्स और स्किल्स दिए जाएंगे, लोगों को साथ में लेके चलने की, साथ में उनको और नए नए आइडियाज। उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट होता कि और किस तरीके से काम को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, ये वो आइडियाज किस तरीके से आए। ये 2 हिस्से हो गए। सबसे अहम हिस्सा उनकी ट्रेनिंग का जो होता है, जो सबसे पहले की जाती, उसको बोलते हैं ईगो डेमोलिशन, अपनी अना को फना करना। तो सबसे टॉप के लोगों के लिए जो तरबियती प्रोग्राम है वो अना को फना करने का है। वो स्किल्स वालों के लिए जो है
वो तो अपनी ज़रूरत के लिए काम करें, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है, उनके भी पर्सनल लीडरशिप में भी वो सारी चीज़ें आएंगे। वो घर में जो है फिर अपनी अनानियत करेंगे तो फिर उसके भी मसले भुगतेंगे, टीम में भी होंगे। लेकिन वहाँ पर उनकी मेन ट्रेनिंग वो है, यहाँ पर इनकी मेन ट्रेनिंग स्किल्स है, लेकिन उनके पास क्या स्किल्स होना है, ये होना है। तो यही मिसाल हमने देखी। तो ये जो अना को फना करने वाली बात है, ISB एक इदारा है, तकरीबन जो है सिर्फ 2 ही इदारे हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस नाम के, एक हैदराबाद में ही है, एक ऊपर नॉर्थ मोहाली में है। 25 से 30 लाख सालाना फीस है इसकी, 1 ही साल का कोर्स है जी। दुनिया बल्कि इंडिया भर के कामयाब लोग ऑलरेडी जो तजुर्बा बिजनेस में हासिल कर चुके हैं या जो पढ़ चुके हैं, थ्योरी में भी बहुत अच्छे हैं और उनके वालिदैन के पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पे लगा सकते, वो लोग वहाँ पर आके पढ़ते हैं। उनके पास जो 1 साल का कोर्स होता, उसके वर्कशॉप्स में अटेंड किया, लीडरशिप के वर्कशॉप्स, सिवाय तस्किए के कुछ नहीं होता उसमें। 30 लाख दे के जाके सीखना है तस्किया। तब इनका बिजनेस मॉडल आप समझिए कि 700 लोगों को सालाना लेंगे ये जी। और ये जब ये स्टार्ट हुआ तो रतन टाटा उसका चेयरमैन था, तमाम बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस मिलके ये तैयार किए, ये अपने ही इदारों के लिए अफराद पैदा करने के लिए इसको बनाए, और सिर्फ फीसों से इनका मुनाफा है 200 करोड़ सालाना। तो खुद अपनी जरूरत पूरी कर रहे, मुनाफा कमाते हुए। इस तरीके के आइडियाज खासतौर पर रशादी साहब के लिए, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स हमारे लिए हो, ये हम देखें, ये हमारे लिए इन्नी जाइलन फिल अर्जी खलीफा कैसे हम जो है निज़ाम संभालेंगे। तो फिर क्या क्वालिटीज़ है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ जो होना है, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो ये सारे लोग जो अब छोटे छोटे लेवल पे कर रहे हैं, एक एक आदमी इसमें का फिर एक एक मुजिद बन सकता है। कोई भी मैदान में हम जाइए, हमारी, हमने पहले ही बताया नीयत क्या है हमारी। नीयत मेरी ये है कि फायदा हो दूसरे का, और दूसरे के फायदे में ही आपका फायदा है। तो हम देख भी चुके इस मैदान में है जिसमें आपको जो है तस्कीन भी मिली, तो इसमें जो है कोई दो राय भी नहीं है कि दूसरे का फायदा पहुंचाने से आपको फायदा होता। तो अगर इस तरीके से काम हो, अब दूसरी लेवल पे हम आइए कि इसी को ह्यूमन एक्सेलेंस बोलते हैं। मेरा नाम सैयद बशीरुद्दीन इमरान है, मेरा इदारा है हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ह्यूमन एक्सेलेंस है सालेहियत, प्रोफेशनल मैनेजमेंट या प्रोफेशनल एक्सेलेंस है सलाहियत। सालेहियत और सलाहियत ये दोनों का जोड़ ही इंसान को एक तो जो है फर्म फुटिंग, फाउंडेशन उसके बहुत स्ट्रांग करेगा, फिर वो कितनी भी ऊपर जाए फिर वो हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। अगर हम ये चारों लेवल को ले लें, सोसाइटी के भी, हम बच्चे भी है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन किस तरीके से लाया जाता है, बिल्कुल बच्चों से लेके बड़ों तक कोई उसूल है जो कि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया। अंजाम का, अंजाम से डराना। अब एक अंजाम से डराना उस्ताद के डर से कि वो मारेगा, लेकिन एक वो अंजाम से डराना कि उसकी पसंद की चीज़ रोक लेना। बच्चा है, आप उसको बोलेंगे अच्छा काम करोगे मैं चॉकलेट दूंगा तो वो करेगा। उसी तरीके से आप ये बोलेंगे उसको साइकिल चलाने का शौक़ है, आपको हम साइकिल चलाने नहीं देंगे कि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो वो बराबर होमवर्क करेगा। तो ये मारना करना हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में तो नहीं मिलता, लेकिन हम लोगों ने हमारे तजुर्बात की बुनियाद पर कुछ अकायद बना लिए जिसमें हम ये समझते कि मारे बगैर बच्चा नहीं पढ़ता। तो ये अकीदा कैसे बनता है, वो जो है नफ्सियात की बुनियाद है। दुनिया के ताल्लुक़ से भी, ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी हम हमारे कुछ अकायद बनाते जाते हैं। हम जो वो समझते हैं कि जो चीज़ हमको दिखाई दे रही, अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं कहूँगा ये दिन है, इसी टाइम पे अमेरिका में कोई बोलेगा रात है, तो दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकती है। तो इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं, मेरे तजुर्बात पे जो है गोया कि मैं ईमान ले आता हूँ, और इस तरह जो ये हो गया कि नहीं हो ही नहीं सकता इसी तरीके से। जबकि अभी आपने आयत पढ़ी, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को काम के लिए पैदा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसके अंदर ज़रूर है, बामकसद है।
वो बिल हुआ जो चीज़ उसके अंदर है उसको निकालना आपका काम है। वो हर लेवल पे आप निकाल सकते हैं। जो सबसे कम लेवल पे जो काम कर रहे हैं मैदान में, स्किल्स के लेवल पे अभी हम जो बात करें, 2 केसेस, एक निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ, कुछ लोगों ने बस के अंदर जो लड़की के साथ किया, फिर अभी उबर टैक्सी सर्विस फिर दिल्ली में उसके ड्राइवर ने लड़की के साथ जो किया, इनको तज़किये की जरूरत नहीं है क्या? इनको भी जरूरत है, लेकिन हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको हम ये समझते हैं कि ये तो जो है इसी काम के, इनसे हमारा, मेरी स्कूल में ये बस चलाता है, ये बस चलाए अपने टाइम पे आ जाए, खत्म। लेकिन वही वेस्ट में आप देखेंगे बस चलाने वाला, एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है, उसमें उसका एहसान के दर्जे तक उसको जो है टैक्सी ड्राइविंग सीखना है। वो इस तरीके से कि वो गाड़ी चलाएगा, पेशेंट हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा भी अगर उसमें धक्का लगेगा उसको तो फिर वो तो पेशेंट हो सकता है रास्ते में ही मर जाए। तो वो इस तरीके से गाड़ी चलाना सिखाते हैं कि गोया कि वो हवा में गाड़ी जा रही। तो हुनर में उस तरीके से आपको आगे होना है, कंपटीशन के लिए नहीं, क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए होना है, आप अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुसलमान से अच्छा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए किसी भी फन में, फिर मुसलमान से अच्छा इंसान भी कोई दूसरा अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ह्यूमन एक्सेलेंस हम जब बोलते तो हमारा मतलब यही होता है कि ये मुसलमान ही है। ये जो हमको हर स्टेप पे, स्किल्स के लेवल पे बिल्कुल डिसिप्लिन जो लेके आना है, डिसिप्लिन में हम जो है, किसी को कोई बच्चे के बारे में हमने बताया कि फोर्स्ड डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन, और जो है सेल्फ डिसिप्लिन ही जरिया, जब वो खुद अपने ऊपर कुछ चीज़ें आयत कर लेगा और उस पर इस तरीके से, एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम बच्चों को ब्रश करने का मौका जो देते हैं, ब्रश करना जो सिखाते हैं हम, 1 मिनट रह गया है, जब हम बच्चों को ब्रश करना सिखाते हैं और बाद में हमारा मकसद क्या होता है कि बच्चों को आदत हो जाए, लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद जब उसका इख्तियार होता है कि चलो ठीक है अब तो कोई मुझको मजबूर नहीं कर रहा, तो मैं ये छोड़ दूँ ये आदत, वो छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि उस दौरान उसको उसके फ़ायदे पता चल गए। फोर्स डिसिप्लिन में ये हुआ कि मजबूर किया आपने उसको ब्रश करने पर, लेकिन वो बाद में भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको उसके फ़ायदे मालूम हो गए। तो इस तरीके से हम लोग, हमारी ज़ात के अंदर कुछ हैबिट्स, कुछ इनफरादी रीडिंग है, ख़ासतौर पर राइटिंग है, आप लोग सब उलमा हैं, आप लोगों के यहाँ तो ये मैदान है, लेकिन इंसान जो है जिस्म, दिमाग और दिल या रूह, इसका जब मुरक्कब है, तो अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं मुझको दिमाग पे ही काम करना है, जिस्म से ही करना है, तो जिस्म की फिटनेस, इसकी जो अहमियत है, अगर इस पर तवज्जो नहीं है तो फिर हमने जो बताया आपको, बहादुरी मैदान में ही पता चलती है। इसी को बोलते हैं सिमुलेशन, कि आर्टिफिशियल बहादुरी के मैदान क्रिएट किए जाए। टीम, हम सुनते कुरैश के दौर में भी उनके तो 2 स्किल्स थे, एक तो वो अपने आप को ही बोलने वाला मानते थे, दूसरा कुश्ती के मुकाबले, रनिंग के मुकाबले, उनके कॉम्पिटिशन्स ही ये होते थे, आज हमारे पास के फिजिकल फिटनेस की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन अगर हमको किसी को दूर की नज़र देना है, मैं कराटे के मिसाल से आपको समझाना चाहूँगा कि कोई कराटे में ज्वाइन करता है आज, तो उसको मालूम है कि 5 साल के बाद मुझको ब्लैक बेल्ट मिलेगा, तो उसकी दूर की नज़र हो गई, उसको अपनी मंजिल दिखाई दे रही। तो किस तरीके से एक शौक़ के ज़रिए हम तालीम में लोगों की मदद कर सकते हैं, शौक़ के ज़रिए हम जो है किसी की जो है तरबियत में हम मदद कर सकते हैं। तो उसको मालूम है कि शुरू करूँगा मैं जो है वाइट बेल्ट से, फिर ग्रीन होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर जो है ब्लू होगा, फिर मरून होगा, फिर ब्लैक के 3 होंगे, फिर जो है उसके बाद कई होंगे, उसको मालूम है वहाँ तक जाना है। तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आ गए, इसके अंदर जो है पहले तो अपने मकसद के हुसूल तक जो है सब्र करना आ गया, डिसिप्लिन आ गया उसके अंदर, बेइंतहा उसके अंदर पेशेंस आ गया, डिटर्मिनेशन आ गया, ये क्वालिटीज़। और ये सब लोग जानते हैं कि अगर उनके फिर जो है अखलाक पर भी काम किया जाएगा, ये लोग जो है फिर आप ही के सिपाही बनेंगे, कल आप ही के लिए मुफीद होंगे। लेकिन यही चीज़ उनकी तालीम में भी काम आएगी, वो फोकस उसके अंदर आ गया, वो रिसर्च में सब में बड़ा काम कर सकता है। वैसे ही
टीम गेम्स है। फुटबॉल की मिसाल है, मालूम है कि गोल अकेले नहीं मार सकते, लेकिन फुटबॉल में जो लोगों को सिलेक्ट भी किया जाता है वो नफ्सियात की बुनियाद पे। कोई बहुत अच्छा खेलने वाले को फॉरवर्ड नहीं बनाते, उनके पास टेस्ट होते, साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो ये लेते कि ये फितरन भी, कुदरती तौर पर भी ये क्या इसके अंदर क़ायदाना ही सिफात है, ये जो है कोई चीज़ को अंजाम तक पहुंचाने की सिफत इसके अंदर है क्या। खेल में भी वो एबिलिटी है उसके अंदर, जहनन और फितरन भी वो उसी टाइप का है। कोई मिडफील्डर है या गोलकीपर है, वो डिफेंसिव ही है हमेशा, नहीं आप लोग जाओ मैं दिफा करूंगा, वो शख्सियत भी वैसी ही होती हो तो तभी जाके वो कामयाब गोलकीपर भी बनता। ऐसा नहीं वो स्किल नहीं सीखा हो। तो ये दोनों चीज़ों का इम्तिजाज है, ये उसकी शख्सियत और उसके स्किल का। इसी के साथ हमको ऐड करना है वैल्यूज़, हमारे अक़दार, पाकी आदा ईमान है। फिर हमारे मसाजिद को देखिए, तो ये जो वैल्यूज़ ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। अगर सफ़ा बैतुल माल रशाद ग़यासी साहब के ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ और उनके गरीबों का दर्द का ज़हूर है, तो फिर आपकी मस्जिद भी आपकी कमेटी का ज़हूर है। आप ऐसे ही है जिसकी वजह से ये चीज़ आपकी जो दिखाई दे रही है। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ की। तो सबसे नीचे के लेवल पे हम जो स्किल्स की बात करेंगे, उसके साथ अभी हमने आपको मिसाल दी कि अगर अकाउंटेबिलिटी या मुहासिबा या जो है अंजाम का डर की बात जो हम कर रहे थे वो नहीं होगा, तो वो सारे केसेस होंगे जो आज हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ हो रहे हैं। तो सबसे नीचे के नीचे हायरार्की में बहैसियत इंसान तो सबसे ऊपर जो काम कर रहा है, सबसे नीचे जो काम कर रहा है, दोनों एक बराबर है। लेकिन काबिलियत के एतबार से और काम का निज़ाम जो है उसके एतबार से जो नीचे जो लोग हैं, हम उनको सिर्फ काम में मशगूल कर देते हैं। जो कारकुन जो होते वो जो बड़े पोजीशन पे जाएंगे, आज के कारकुन, पुराने जो कारकुन थे वो जो बड़े पोजीशन पे है, तो अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की तरबियत भी हुई, तज़किया भी हुआ, उनके अंदर आपको वो सुकून वाली कैफियत भी मिलेगी। लेकिन ये जो लोग, इनका हम जो है मुहासिबा वाला इंतज़ाम नहीं करेंगे, इनका ह्यूमन एक्सेलेंस पे हम लोग काम नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर बात है जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो इनको बड़ा पोजीशन मिलेगा। तो हर वो इनके अंदर नेगेटिव क्वालिटी हो सकती है। बैतुल माल जब हम कहेंगे तो फौरी जो चीज़ दिमाग में आएगी वो तो अमानतदारी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, फिर जब अकाउंट्स की बात हो रही तो ये सारी चीज़ें हमको जो देखना है कि अगर हम जो है इन लोगों के अंदर वो अमानतदारी और वो जो दर्द हमको नहीं मालूम है कि किस तरीके से, उसी वजह से मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि कुछ निज़ाम अकाउंट्स का इतना मजबूत किया जाए कि इंसान के अंदर शर का पहलू भी है, खैर का पहलू भी है, कभी भी कोई भी गालिब आ सकता है। तो एक तो उसके ज़रूरियात पे हमेशा नज़र रखी जाए, उससे बातचीत की जाए कि क्या आपके प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से। तो ये टीम लीडर का काम है, और इन लोगों का काम ये है कि ये खुले अंदाज से शेयर करें, शेयरिंग। मेरा ये मसला है, इस तरीके से जब सामने रखा जाएगा और जब मैनेजमेंट उसको कंसिडर करेगी तो वो सारे खदशात जो हो सकते हैं वो दूर होंगे। और दूसरी चीज़, जो ये फातह कौमों का जो पहले का मिजाज था, इंग्लैंड से, पोर्चुगीज़ से या फ्रांस से कहीं से लोग आए, तो समय पहले आप जब गोवा जाएंगे देखेंगे तो उनकी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात थे वो सबसे पहले उन्होंने बनाई। उनके लिए बड़े बड़े होटलें, उनके लिए स्विमिंग पूल, उनके लिए बीच के साइड पे जो है वो। तो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कारकुनों के बुनियादी ज़रूरतें, इनके बच्चों की तालीम का और इनके जो है खाने पीने का, इनके कुछ हेल्थ का, तालीम, हेल्थ और जो है रिहाइश, ये बुनियादी मसाइल, इससे हम बेफिक्र कर दें किसी को, तो जब उसकी बुनियादी चीज़ें जब पूरी हो रही हैं तो ज़ाहिरी बात है वो जो है, और उसको फिर मोटिवेशन भी मिलता रहे। ज़ाहिरी बात है वो अपना काम, उसके निज़ाम कुछ इस तरीके से हो कि वो कुछ अच्छा करे, वही रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाला, अच्छा करे तो उसको उसका फ़ायदा मिले। लेकिन हमको इस दर्जा हमारे निज़ाम, हमारे इदारे के बका के लिए हमको तरबियती सिस्टम ही, अगर मैं ये आपको बोलूँ फिर एक और चौंका देने वाली बात, ये तरबियती इंडस्ट्री जो है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ये दुनिया के जो टॉप के 500 कंपनीज हैं, इनका तरबियती बजट इतना ज़्यादा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक कंट्री से
ज़्यादा बजट इनका सिर्फ ट्रेनिंग का बजट है इनके अफराद को, इसीलिए इनके पास अफराद रेडी रहते हैं। आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसमें सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, वो लोग इस तरीके से क्रिएट किया। तो इस तरीके से हम भी अगर जो है ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो ये सारे निज़ाम जो यहाँ से जो शुरुआत जो हम देख रहे हैं, ये खुद भी एक हमारी कम्युनिटी का, हमारी उम्मत का एक अक्स है कि जब हम लोग जो है दूसरों की खिदमत के लिए जज्बे के तहत उठते हैं तो हमारे सारा का सारा हमारा जो पोटेंशियल है वो बाहर आ जाता है। अगर 5-10 साल में सफ़ा बैतुल माल का अगर जो है हम जो इसको हम तो कारनामा ही कहेंगे, अगर ये चीज़ है तो हम ये बता रहे हैं कि यही चीज़ दोहराई जा सकती है हर मैदान में। तो ये जो स्किल के लेवल के लोग हैं उनके लिए भी ह्यूमन एक्सीलेंस के प्रोग्राम्स, उनके लिए भी जो है शख्सियत साजी के प्रोग्राम्स हों, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं लोग, और ये जो दूसरे कंपनीज जो करते हैं ये लोग न सिर्फ इनके लिए करते हैं बल्कि इनके सारे फैमिलीज़ को भी जोड़ के करते हैं। हम लोग जो इज्तिमा की शक्ल में करते हैं या कुछ, ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स। एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप्स मतलब मसनवी तौर पे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं कि जैसा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, अब आपको चेक करते हैं कि आप किस तरीके से करते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि हकीकत में भी कुछ होगा तो आप यही करोगे क्योंकि आप ऐसे ही हो। स्पेस में लेके जाने से पहले नासा में वहीं पर सारी सिमुलेशन होता है कि स्पेस का माहौल क्रिएट किया जाता है, वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती। जब वो स्पेस में जाएंगे तो ऑलरेडी स्पेस यहीं पर महसूस कर चुके होंगे। तो इस तरीके से ये सिमुलेटेड वर्कशॉप्स, एक्सपीरियंशियल वर्कशॉप, वो उसमें सीखते नहीं, महसूस करते, और वो खट से जाकर खुद को लगती हो। वो इस तरीके से होता है कि वो गोया कि आपकी ज़िंदगी आप पर्दे पे देख रहे हैं, तो आपको मालूम हो जाता, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाता आप कैसे इंसान है। या मैं शिकायती टाइप का हूँ, हमेशा दूसरों की शिकायत करता हूँ, खुद को नहीं देखता, ये सारी चीज़ें पता हमको चल जाते हैं। तो 2 चीज़ें थी मुझको जो बताना था। एक तो ये इमोशनल क्वोशेंट मैंने जो बताया कि अपने सिर्फ मादी ज़रूरत नहीं है हमारी, मेरे कुछ जज्बात भी है। जब तक मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा और उस पर वर्क नहीं करूंगा, मैं उस किस्म का मतलूबा इंसान नहीं बन सकता जो अल्लाह चाहता है। और मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ लोगों को मौके देने से कुछ नहीं होता, टूल्स भी देना है। लेकिन अगर मैं किसी को नौकरी दिला दूं आज के ज़माने में और उसको अगर कंप्यूटर नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरीके से ये टूल्स भी देना है। तो हर लेवल पे टूल्स अलग होते और हर लेवल पे फिर वो स्किल्स आप खुद मशक करके सीखेंगे। स्किल्स में ही लाइफ स्किल्स भी है, वो भी आप मशक से ही सीखेंगे, अपने आप पे नज़र रखने से ही सीखेंगे। एक बहुत मशहूर किताब है लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन। ये जो है आर्विंजर इंस्टीट्यूट है, ये वो इदारा है जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी पर रिसर्च किया है और उसने ये तहकीक करके बताया है कि इंसानी अक़दार और ह्यूमन वैल्यूज़ की जो अहमियत सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास थी, वही वजह थी जो कि वो जो है क्रूसेडर्स पर कामयाब हुए। उनकी जो किताब है, ये दूसरी किताब लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन उसको आप उर्दू में नहीं उल्टा खुद फरेबी, लीडरशिप और खुद फरेबी। तो ये बुक ये साबित करती है कि जब मैं अगर लीडर हूँ कोई टीम का, कोई इदारे का, और मैं किसी से कुछ काम चाहता हूँ मेरी टीम से, और मैं उसके साथ इस तरीके का बर्ताव करता हूँ कि मैं उसका भला चाहने के बजाय मेरा उसके साथ जो रवैया होता है वो ख़राबी उसके अंदर और बढ़ाता है ना कि कम करता है। मैं उसको बोलूँगा, टोकूँगा इस अंदाज से कि उसके आना को और ठेस पहुँचेगी और वो जो है और बाकी होता जाएगा या और नाकारा हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस पूरे ख़त्म हो जाएगा। तो और जब मैनेजमेंट कंसल्टेंट जब कंपनीज को जाते हैं तो उनको सबको पता है, ये सब तहकीक करते कि कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है, कौन से लेवल पे प्रॉब्लम है, कौन से लेवल 90-95% जो है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का ही होता है। तो अगर
और हमने ये बताया कि मैनेजमेंट एक तो बेइंतहा ज़हीन होना है, उनको काबिल होना है, क्रिएटिव होना है, आइडियाज़ कंटिन्यूसली आना है, लेकिन उनका सब में बड़ा काम यह है कि वो मुस्तकिल खुद एहतसाबी में रहे। दो और जो है इनके फार्मूले हैं, एक द एग्जीक्यूटिव एंड द एलिफेंट, एक ये बुक है, इसमें भी यही बताता है कि जो है ये हाथी के जैसा जो नफ्स है उसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। एक और बुक है इन द बालकनी एंड इन द फील्ड। आप एक ही टाइम पे दो जगह हैं, बालकनी में भी है, फील्ड पे, मैदान में काम कर रहे हैं, आप बालकनी से खुद पे नजर रखे हुए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये तो आयन इस्लाम है। और ये जो सलाहियत है हमारे अंदर, हमने जो बताया है कि हर लेवल के स्किल्स हमको आना है और टूल्स हमारे पास सारे के सारे, आज की जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करना है। हर चीज़ में शर है, खैर है। तो अल्लाह ताला का जो तरीक़ा है नेचुरल वे काम करने का, या जो है एम्पावरिंग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एक वर्ड है एम्पावर करना, किसी को पावर देना। तो अल्लाह ताला का जो तरीक़ा है, अल्लाह ताला पहले हाथ देता है, फिर उसके बाद आपको इख्तियार दिया कि इससे अच्छा करो या बुरा करो। आंखें दे दिया, फिर उसके बाद इख्तियार है अच्छा देखो या बुरा देखो। ये हमारे इदारे तरक्की इस वजह से नहीं करते कि हम इख्तियार किसी दूसरों को देना नहीं चाहते। इख्तियार उसके बाद जो है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम भी है ना, अच्छा सही भी इस्तेमाल कर सकते, गलत भी। तो गलत इस्तेमाल के दरवाजे आप बंद करिए। लेकिन इख्तियार नहीं देने की वजह से क्या होता, इन लोगों के अंदर जो सिफात होते हैं, एक तो वो घुटन सी होती है, वो जाके फिर कहीं और चले जाते, कुछ कर नहीं सकते। इनकी तरक्की में हम खुद आड़ बन रहे। तो ये सब चीज़ें ये लोग जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं जो आप लोगों को कहना चाह रहा था वो तो कह चुका। इस तरीके के अभी रशादी साहब ने जो मेरा तारफ़ किया था, सादतुल्लाह साहब बेंगलुरु के डिस्कवर योरसेल्फ नाम का उनका एक वर्कशॉप होता है 3 दिन का। मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है लोगों को उनका हकीकी पोटेंशियल बताने के लिए वो क्या कारनामे अंजाम दे सकता है, गैर मामूली उसके अंदर सलाहियतें हैं, उसका इंकशाफ करवाता है। फिर दूसरी चीज़, आपस में रिश्ते बेइंतहा मजबूत करने में वो मदद देता है, और क़ायदाना सिफ़ात बढ़ाने में वो सारे जो है टूल्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो देता है, और उस पर मशक़ करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक और साथी जो मेरे साथ भी आए हैं, खालिद बेग साहब है उनका नाम, वो भी लाइफ कोच हैं, विजडम सेंटर है हैदराबाद में उनका। एक और साथी है मेरे उस्मान, वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस, अलबयान नाम का जो है एक बहुत इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, वो उसको उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए, टोस्ट मास्टर्स दुनिया का सब में बड़ा इंग्लिश सिखाने का, कम्युनिकेशन सिखाने का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को जो है इस्लामी तर्ज पे कम्युनिटी के लिए उन लोगों ने उसको डेवलप किया है। रशादी साहब से वो रिक्वेस्ट है कि जो है वो इन सब लोगों का भी फ़ायदा, इन सब से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हो सकता है कि मैं जो है मेरा पॉइंट कन्वे कर दिया, मौका देने का आप लोगों का और जो है सुनने का शुक्रिया। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम बहुत ममनून हैं, मशकूर हैं जनाब मोहतरम सैयद बशीरुद्दीन इमरान साहब के, कि उन्होंने बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिनकी तरफ कभी हमारी तवज्जो नहीं जाती और बहुत कम जाती है, उन हकीकतों की तरफ मोहतरम ने हमें मुतवज्जह किया। और यकीनन मैं समझता हूँ कि उन्होंने मज़मून को समेटने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और बहुत सी उनकी जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँचाना चाहते थे। वक्त उनके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है, तो जिसकी वजह से बहुत सी बातें आ नहीं पाई हैं। इंशाल्लाह फिर हम कभी आपसे मुस्तफ़ीद होंगे, और आपने जिन अहबाब की तरफ इशारा किया है इंशाल्लाह हम उनसे भी हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ब्रांचेस हैं वहाँ मुस्तफ़ीद होने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ मोहतरम का कि उन्होंने अपना काफ़ी कीमती वक्त अपना हमें दिया। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए।